हाउ टू डू रेट्स एनालिसिस ऑल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेट्स एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस ऑफ रेट्स, व्हाट इज़ एनालिसिस ऑफ रेट्स। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रेट्स एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ रेट्स होता क्या है। फिर इसके हम जो है मतलब प्रोसीजर को समझेंगे कि एनालिसिस ऑफ रेट्स जो है वो किस तरह किया जाता है। और उसके बाद लास्ट में हम ऑल पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे, स्टडी करेंगे कि एनालिसिस ऑफ रेट्स करते हुए हमें किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट्स एनालिसिस इज़ डन फॉर रिड्यूसिंग द टोटल कॉस्ट। जो भी हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्टिंग के प्रोसेस में, तो वो कॉस्ट को हम रिड्यूस किस तरह करते हैं, इस रिड्यूस करने के अमल को जो है एनालिसिस ऑफ रेट्स कहते हैं। और साथ ही साथ एंड अचीविंग बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, यानी ये भी ना हो कि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो लेकिन इससे हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क पे जो है फ़र्क पड़ रहा हो। हमें मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए होता है और साथ ही साथ कम से कम रेट में। तो इस वजह से रेट एनालिसिस किया जाता है, तमाम रेट्स को एनालाइज किया जाता है। तो एनालिसिस ऑफ रेट्स एक टेक्निकल टर्म है जिसमें हम तमाम रेट्स को, जितनी भी टोटल कॉस्ट होती है बिल्डिंग की, जो कि मैं इसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारी 4 टाइप्स की जो है कॉस्ट होती है। एक मटेरियल की कॉस्ट होती है, लेबर की होती है, मशीनरी की होती है, कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट होती है। तो उन तमाम कॉस्ट को कंबाइन करके हम रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं कि इससे हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क भी डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रोसेस को हम एनालिसिस ऑफ रेट्स कहते हैं। इसी प्रोसेस के लिए जो है, इसी कॉस्ट की रिडक्शन के लिए हम रेट्स को एनालाइज करते हैं। तो ये थी डेफिनेशन। अब हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ रेट्स, हम एनालिसिस ऑफ रेट्स किस तरह करते हैं। तो इसके लिए जो इसका प्रोसीजर है वो ये है, सिंपल सा है कि रेट्स आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट्स। हम जो है मतलब रेट्स कहाँ से लेते हैं, रेट्स हम लेते हैं मार्केट से। जो भी लेटेस्ट रेट्स होते हैं वो मार्केट से हमें मिल जाते हैं, या हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिल जाते हैं जो कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स हमें बता देते हैं, या हमें लेबर से मिल जाते हैं। जो भी लेबर्स होते हैं वो भी हमें बता देते हैं कि हम जो है मतलब हमें क्या क्या रेट्स जो है हमें मतलब मिलेंगे, या हमें इंडस्ट्री से जो है पता चल जाते हैं। तो बहरहाल ये 4 सोर्सेज हैं। मार्केट से हमें पता चलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर से, या इंडस्ट्री से। तो ये रेट्स हमें जब मालूम हो जाते हैं तो उसके बाद हम जो है मतलब उनको एनालाइज करते हैं। अब ये होता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, उनमें एक ईयरली बुक जो है पब्लिश की जाती है जिसको हम शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो ये जो स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं ये एक निर्खनामा होता है बेसिकली। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में रेट्स डायरेक्टली इससे लिए जाते हैं, मार्केट से नहीं लिए जाते, कॉन्ट्रैक्टर से नहीं लिए जाते, लेबर या इंडस्ट्री से नहीं लिए जाते। बल्कि ये बुक होती है जो कि हर साल पब्लिश की जाती है। इसमें तमाम आइटम्स के रेट्स जो है वो गिवन होते हैं और इसी को स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स कहते हैं, MES शेड्यूल। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग शेड्यूल्स भी इसे कहते हैं। तो ये बहरहाल शेड्यूल ऑफ रेट्स की बुक होती है जिसमें हर आइटम की पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से रेट गिवन होते हैं। तो हमारे जितने भी आइटम्स की पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक मीटर क्वांटिटी होती है उसको हम टोटल, उसको हम जो है मतलब शेड्यूल ऑफ रेट के आइटम की पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक मीटर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी टोटल, हमारा जो है मतलब टोटल रेट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस बुक का ये फ़ायदा होता है कि इसमें रेट्स गिवन होते हैं हर साल के लेटेस्ट। तो ये विच प्रोवाइड्स ऑल द आइटम्स विद पर यूनिट रेट्स, इसमें पर यूनिट्स रेट्स गिवन होते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ। यानी अगर कोई ख़ास किस्म का काम किसी ख़ास किस्म की स्पेसिफिकेशन के साथ करना हो तो उसका पर क्यूबिक फुट या पर क्यूबिक मीटर रेट जो है वो शेड्यूल ऑफ रेट्स में गिवन होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे मतलब हमारे जो है मतलब आइटम्स की क्वांटिटीज़ की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। तो ये हम जो है इस प्रोसेस के ज़रिए एनालिसिस ऑफ रेट्स करते हैं। यानी हमें रेट्स लेना पड़ता है। ये तो बात हो गई कि हमें रेट्स कहाँ से लेते हैं। तो रेट्स हम 4 सोर्सेज से लेते हैं, मार्केट से, कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर से और इंडस्ट्री से, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में ये बुक यूज़ की जाती है, स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ बुक रेट्स।
तो इन 4 सोर्सेज से हमें रेट्स मिल जाते हैं। तो इन जब रेट्स मिल जाते हैं तो इनको हम एनालाइज किस तरह करते हैं, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ते हैं। तो अब हम वो देख लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एनालिसिस ऑफ रेट्स में हेल्प करते हैं। तो ये निहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्वांटिटी सर्वेइंग फील्ड में। पॉइंट्स टू कंसीडर वाइल डूइंग एनालिसिस ऑफ रेट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 जो है पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनालिसिस ऑफ रेट्स करते हुए हमें मतलब जहन में रखने चाहिए। तो जब भी हम रेट्स को एनालाइज करते हैं तो उसका मकसद ये होता है, एनालिसिस ऑफ रेट्स का मकसद ये होता है कि हमें काम की बेहतर क्वालिटी चाहिए होती है, बेहतरीन क्वालिटी चाहिए होती है, और साथ ही साथ कम से कम रेट हमें चाहिए होता है। तो इसके लिए हमें ये 11 पॉइंट्स जहन में रखने चाहिए। पहला पॉइंट ये कि स्केल ऑफ प्रोजेक्ट, हमारा प्रोजेक्ट का स्केल क्या है, यानी हमारा प्रोजेक्ट स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज साइज़ का है, मेगा प्रोजेक्ट है या मिनी प्रोजेक्ट है। तो ये हमें पता होना चाहिए। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा रेट जो है कितना रिड्यूस किया जा सकता है। स्मॉल प्रोजेक्ट में क्या कितना करना चाहिए, मीडियम में कितना करना चाहिए, लार्ज में कितना करना चाहिए। इसी तरह प्रोजेक्ट की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो सिटी के अंदर है या सिटी से बाहर है। अगर सिटी के अंदर है तो मशीनरी का जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, लेबर की कॉस्ट होगी तो कितनी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट होगी तो कितनी होगी, मटेरियल की कॉस्ट होगी तो कितनी होगी। अगर सिटी से आउटसाइड है तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कॉस्ट भी ज़्यादा होती जाती है, जो कि सिटी के बाहर जो है मटेरियल मूव करना, लेबर मूव करना और ये सब चीज़ें जो है मूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बहरहाल ये सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट की लोकेशन। तो स्केल ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की लोकेशन। उसके बाद थर्ड जो चीज़ हमें जहन में रखनी होती है कि हमारे पास इस वक्त बजट कितना है, हमारे पास जो है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए बजट कितने हैं, फ़ंड्स कितने हैं। तो हमें ये फ़ंड्स सबसे पहले जहन में रखने चाहिए कि हमारे फ़ंड्स कितने हैं। जब हमें फ़ंड्स जहन में होते हैं तब हम उस रेट को बेहतर तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, या कितनी परसेंटेज में हमें रिड्यूस करना है वो हमें पता चल जाता है। इसके अलावा मटेरियल की अवेलेबिलिटी नियर बाई, यानी अगर हम आउटसाइड सिटी से कर रहे हैं तो वहाँ पे मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि मटेरियल हमारा अवेलेबिलिटी इसकी कितनी परसेंट है। तो इससे हमें रेट्स रिडक्शन में काफ़ी हेल्प होती है। उसके बाद वर्कर्स अवेलेबिलिटी। अब वर्कर्स की अवेलेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए कि हमारे स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो मतलब हमें इजीली कहाँ से मिल सकते हैं, सस्ते दामों कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से मुनासिब रेट्स में हमें मिल सकते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है। उसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट है टेक्निकल सपोर्ट फॉर बिग प्रोजेक्ट्स। बिग प्रोजेक्ट्स के लिए हमें कुछ टेक्निकल हेल्प भी लेनी पड़ती है। समटाइम्स जो है मतलब हमें कोई टेक्निकल तरीके से काम करना पड़ता है बजाय रिवायती तरीके से। तो टेक्निकल सपोर्ट नहायत ज़रूरी होती है, जो कि टेक्निकली हम काम करते हैं तो हमारा काम काफ़ी अच्छा भी होता है और रेट भी कम लगता है। तो बहरहाल ये टेक्निकल सपोर्ट बिग प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस इलाके की अच्छी है तो हमारे काम जो है वो निहायत आसानी के साथ हो सकता है। अब ये बात हो रही है बड़े प्रोजेक्ट्स की। जब हम बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी देखना पड़ता है, इवन वेदर कंडीशंस को भी देखना पड़ता है कि वेदर कंडीशन चूँकि हम लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं तो वेदर कितने टाइम जो है स्टेबल रहेगा, वो हमारी कॉस्ट पे कितना अफेक्ट कर सकता है बैड वेदर, या गुड वेदर हमारी कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर सकता है, कितना अच्छा कर सकता है। तो ये पॉइंट जो है निहायत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट है हमारा, इज़ द प्रोजेक्ट फंड सेल्फ मैनेज्ड और बारोड। प्रोजेक्ट का जो फंड है वो मतलब सारे का सारा जो है मतलब खुद से बनाया गया है या वो किसी से उधार लिया गया है, यानी सारे का सारा फंड जो है वो कंपनी का अपना है या कहीं बाहर से मंगवाया गया है। तो ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए हमेशा। उसके बाद हमारा टेंथ पॉइंट है, शुड वी डू द प्रोजेक्ट इन अ पार्टनरशिप, यानी अगर हम ये पार्टनरशिप में ये प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा है, और अगर हम इंडिविजुअली करते हैं तो उसमें हमें क्या फ़ायदा है। तो दोनों सूरतों में जिसमें फ़ायदा ज़्यादा हो, कॉस्ट कम हो, क्वालिटी ज़्यादा हो, हमने ये दो चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, क्वालिटी ज़्यादा, कॉस्ट कम से कम। तो इन पॉइंट्स को जब हम जहन में रखते हैं तो तब हमें अंदाज़ा होता है
कि हम क्वालिटी किस तरह बेहतर कर सकते हैं, किस तरह कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप है हमारा, इज़ इट टेम्परेरी प्रोजेक्ट या परमानेंट। टेम्परेरी प्रोजेक्ट हो तो फिर इतनी कॉस्ट को, फिर इतनी जो है क्वालिटी को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, चूँकि टेम्परेरी प्रोजेक्ट है, बाद में इसको ख़त्म हो जाना है, तो इसलिए कॉस्ट को जो है फिर कम से कम रखना चाहिए। बेशक क्वालिटी जो है वो कम से कम, क्वालिटी जो है नॉर्मल हो या मीडियम हो। तो बहरहाल ये 11 पॉइंट्स हैं और ये निहायत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिसमें हमें ये जो है जहन में रखना चाहिए कि हम जो है अपनी कॉस्ट को किस तरह कम से कम कर सकते हैं और अपनी जो है मतलब क्वालिटी को किस तरह, काम की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखकर हम एनालिसिस ऑफ रेट्स नहायत ईज़िली कर सकते हैं और नहायत ही एफिशिएंटली जो है उसको कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स से एनालिसिस ऑफ रेट्स में, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे गुजारिश इतनी है कि इस वीडियो को आगे लाइक, इस वीडियो को शेयर और आगे लाइक्स, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। चूँकि मैं इस टॉपिक पे मज़ीद जो है क्यूएस में, क्वांटिटी सर्वेइंग फील्ड में मज़ीद वीडियोस जो है मतलब बनाऊंगा, तो वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।